अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 कॉरपोरेट रिपोर्टिंग पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। नई स्कीम के अंदर इस पर्चे का नाम बदला है। ये पर्चा फॉर्मली FAR 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 2 होता था। सॉरी 2 होता था। मैंने आपको छेड़ा नहीं है, बस मुंह निकल गया ऐसे। अच्छा, और इसका नाम और नंबर बदल गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर चेंजेस क्या आई देखें जी। FAR 2 जो पहले था, चलें मैं CR ही लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर इससे कुछ टॉपिक्स निकल गए, जैसे IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड था। ये जनाब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग FAR 1 जिसको कहते हैं, ठीक है जी, इसमें चला गया, जो आपका FAR 1 हुआ करता था। अल्लाह ना करे आपको ये पढ़ना पड़े। उसके बाद नहीं, इंशाल्लाह पास हो जाएगा पर्चा, वरना बड़ा मसला है ना। देखो IS 41 ये जनाब हुआ करता था कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, इस कैफ 5 जो पहले होता था इसके अंदर, ये भी निकल कर FAR 1 में चला गया। और फाइनल अकाउंट्स जिसमें प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, जो कि एक मिसिंग एलिमेंट था, मेरे ख्याल से होना चाहिए था। भाई आवाज़ सही आ रही है एंड पे बेटा? सही है। अच्छा, तो फाइनल अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो R1 के अंदर होनी चाहिए थी, अच्छा स्टेप है जो कि पहले नहीं थी, वो भी यहाँ से निकाल दिया गया है। तो फाइनल अकाउंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है वो आप FAR 1 में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो FAR 2 था, इसके अंदर कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स थे, जो स्टिल इसी पेपर के अंदर ही मौजूद हैं। बहरहाल थोड़ा सा इसका वॉल्यूम इस हिसाब से कम हुआ है, इन 3 टॉपिक्स के हिसाब से। लेकिन इसके अंदर जो FAR 1 से चीज़ें आई हैं, ये आपको क्या कहते हैं ना, पैकेज लगा है आपका। ठीक है, वो एक तो आपका IS 33 आ गया, EPS का स्टैंडर्ड, और दूसरा आपका रेशियोज का टॉपिक आ गया। चुच क्या चुच क्या। अच्छा, 2 टॉपिक्स तैयार हैं आपके ऑलरेडी तैयार टॉपिक्स। यानी FAR 1 वालों को ज़्यादा मसला है। FAR 1 वालों को मसला इसलिए है, एक तो ये 3 टॉपिक्स यहाँ पर आ गए हैं, दूसरा यहाँ पर एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक बड़ा ही गंदा टॉपिक हुआ करता था, सिंगल एंट्री के नाम से मशहूर है, वो भी यहाँ पे आया है। तो दुआओं में लगे रहें, पर्चा भी अच्छा हुआ है लेकिन नतीजा अल्लाह के हाथ में है। दुआओं में लगे रहें, ठीक है, ताकि उस पर्चे से जान छूटी रहे आपकी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पर उन्होंने कुछ वॉल्यूम बढ़ाया भी है चीज़ों का। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स ऑफ ESG एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर अब नया इंक्लूड किया है। बाकी उसके अलावा इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है जी। तो ये मैंने ग्रिड और वेटेज तो सिलेबस के हिसाब से नई वाली डाल दी है, लेकिन चूँकि पेपर पिछले वाला ही अभी टेस्ट हुआ है, तो इसलिए एनालिसिस के अंदर मैं आपको वही वाले पर्चे ही दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी कंसोलिडेशन एसोसिएट के साथ ही उन्होंने ये टॉपिक्स इस ग्रिड के अंदर डाले हैं। EPS और रेशियोज़ का टॉपिक यहाँ पर डाला है। और अब कंसोलिडेशन, EPS और रेशियोज़ के साथ ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, यही वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स अभी भी देखा जाए तो यहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन 30 से 40 नंबर की ग्रिड इसको मिल गई है। ठीक है, अब इसमें कंसोलिडेशन का एक सवाल जो नॉर्मली इन 2 चैप्टर्स से मिलकर आता है, ठीक है जी, और डिस्क्लोजर आपसे पूछ सकता है। अब ये 15 से 18 नंबर का सवाल कंसोलिडेशन का डाल सकता है, 5-7 नंबर का छोटा सा नोट का सवाल इस फाइनल अकाउंट्स में से डाल सकता है। ठीक है, और EPS और रेशियोज़ के अंदर से अब देखो उसके पास 40 नंबर तक जाने की गुंजाइश है, तो वो तकरीबन जो है वो इन दोनों सवालों में से शॉर्ट 2 क्वेश्चंस भी बना सकता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना चाहे तो 15 से 18 नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है। देखेंगे, अभी तो आया ही है कि क्या करता है इसके साथ। बहरहाल ये एक ग्रिड, अच्छी ग्रिड, इसकी तकरीबन 30 से 40 नंबर की है। टाइम इस पर कितना लग जाएगा देखें जी। EPS और रेशियोज़ का टाइम तो आपको पता ही है, वो 12-14 लेक्चर उसमें दोनों पे लगते हैं। इसके अलावा कंसोलिडेशन को अगर हम देखें तो वो तकरीबन 20 से 25 दिन मुकम्मल कंसोलिडेशन जो है
विद प्रैक्टिस वो ले ही जाया करती है, ठीक है। और डिस्क्लोजर्स के ऊपर भी 3, 4, 5 दिन तो लग ही जाते हैं, तो अच्छा खासा एरिया है, ठीक है, जिसको कवर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने थोड़ा इस ग्रिड को चेंज किया। अब इस ग्रिड के अंदर 25 से 35 नंबर है। अब ये और आसान कर दिया इन्होंने इस हिसाब से कि टॉपिक सिर्फ 3 रह गए, ठीक है जी। तो एथिकल इश्यूज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, ठीक है, और इसी के अंदर ही वो सस्टेनेबिलिटी की बात भी बहरहाल कर जाता है। तो इनकम टैक्सेस और रेवेन्यूज़ दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करते थे, और इन दोनों पे तकरीबन को मिला के कोई 30 एक लेक्चर्स लग ही जाते हैं। तो इस ग्रेड में भी आपको कम टॉपिक्स में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और नॉर्मली इनकम टैक्सेस का सवाल भी बच्चा जो है, माना टाइम ज़्यादा लगता है, शुरू में थोड़ा 2-3 दिन लगते भी हैं, लेकिन उसके बाद जब एक तरतीब पे ये सवाल पड़ता है, तो ये इनकम टैक्सेस का सवाल एक ऐसा सवाल हुआ करता है जो आपको 70-80% मार्क्स आराम से देता है, क्योंकि रिपीट होने वाली ट्रांजैक्शंस, रिकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको पास कराने वाले सवालों में से एक सवाल होगा। बहुत कम मुश्किल सवाल इस टॉपिक, मतलब मुश्किल इसलिए लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि वो डिफरेंट ज़रा होते हैं, लेकिन वो भी डिफरेंट 3-4 सवाल जो जितने आए होते हैं वो भी हम कर लेते हैं, तो वो डिफरेंट सवाल भी फिर डिफरेंट नहीं रहते। तो ये एक ऐसा सवाल होता है जो आपको पर्चे में अच्छे मार्क्स देता है। 70-80% ट्रांजैक्शंस की रूटीन होती है, एक जैसी ही होती हैं, वो हर दफ़ा रिपीट हो रही होती हैं। IFRS 15 बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी बच्चे इसमें परेशान पता नहीं क्यों पर्चे में होते हैं। बहरहाल इनका वॉल्यूम कम होने से इस ग्रिड का मार्क्स जो है वो इजी स्कोर हो सकेंगे इसके अंदर। और उसके बाद आपके अदर एरियाज़ के अंदर भी अब थोड़ी सी चीज़ें ही रह गई हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स 4-5 दिन का एक टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इसको उन्होंने अब मार्क्स दे दिए 30 से 40। तो इसमें से छोटा स्टैंडर्ड, ठीक है, और उसके बाद दरमियाना स्टैंडर्ड, और ये दोनों बड़े स्टैंडर्ड हैं। IFRS 16 15-16 दिन तकरीबन लेता है, और IAS 1037 भी IFRIC 1BC के अंदर ही, IFRIC 1BC के अंदर ही है, ठीक है, इसी के अंदर IAS 37 के साथ आता है कि IFRIC है। तो ये दोनों बड़े क्वेश्चंस के लिए यूज़ होते आए हैं और अभी भी होंगे। बाकी तीनों सवाल जो हैं, चाहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे IAS 21 है, चाहे ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होता आया है। बाकी कंबाइन भी हो सकते हैं, ये टॉपिक्स जो है वो एक दूसरे साथ मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इन दो से बड़ा सवाल बनता है। तो अब 30 से 40 नंबर का है, फॉर इंस्टेंस 35 नंबर के ऊपर अगर ICAP रहता है, तो 2 बड़े सवाल भी यहाँ से पूछ ले 15-15 नंबर के, तो इन बाकियों में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो कोई, ठीक है, या इनमें से भी किसी एक में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। लीज के अंदर 8 से 10 नंबर के सवाल भी कई दफ़ा आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 1037 के अंदर से वो नॉर्मली बड़ा सवाल ही पूछता है, इंपॉर्टेंट एरिया है। तो बहरहाल मुझे यूँ महसूस होता है कि FAR 2 पहले ही आसान था, कुछ और आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसान है, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर इस दफ़ा का एनालिसिस नहीं डाला, बल्कि मैंने इसको पेपर खोलकर दिखाना ज़्यादा मुनासिब समझा, तो मैं इसका पेपर ले आया हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती इसमें से, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला सवाल गुलाब जामुन लिमिटेड जो है, इसके अंदर उसने कहा था प्रिपेयर करो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम के, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाओ। 8 नंबर का सवाल था, और ये सवाल उस टॉपिक से है जो टॉपिक अब आपको दागे मफारकत दे गया है। ये IAS 41 में से आया था। तो IAS 41 में से इसने 8 नंबर का सवाल पूछा, लीस्ट एक्सपेक्टेड था। अच्छा, मैंने ये नहीं चेंज किया, इसने पुराने टॉपिक्स पढ़े ताकि मैं आपके सामने एनालिसिस लिख सकूँ ना, ठीक है। टॉपिक्स जो नए आए हैं वो तो अब जब आ गए हैं तो पढ़ भी लेंगे और उसकी टेस्टिंग भी आ जाएगी, कुछ निकल भी तो गए हैं, ठीक है। तो IAS 41 यहाँ से निकल गया है, लेकिन IAS 41 का क्वेश्चन उसने जनाब आपसे टेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूँ, यहाँ पे ये आंसर लिखो, क्वेश्चन और ये मार्क्स, ठीक है जी। तो ऐसे ही क्वेश्चन और मार्क्स। तो ये हमारी गुजरी हुई अटैम्प्ट ऑटम 25। तो स्प्रिंग 26 में आप आ चुके हैं जी, खैर से, अल्लाह आपको आगे भी खैर से ले जाए ऐसे, ठीक है जी। तो ये जनाब IAS 41 क्वेश्चन नंबर 1 आया है 8 मार्क्स का,
लीस्ट एक्सपेक्टेड था इस वजह से क्योंकि इसने कम टेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मिक्स होता रहा है, यहाँ पर भी ऑटम 25 के अंदर फाइनल अकाउंट्स के सवाल के अंदर इसने आईएस 41 को मिक्स कर दिया था। उसके बाद पीछे भी टॉपिक्स के अंदर आईएस 41 थोड़ा सा टेस्ट होता रहा है, एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता था, लेकिन इस दफ़ा चूँकि जा रहा था तो जाते जाते इसने कहा चलो एक बार फिर टेस्ट कर लूँ, फिर तो FAR 2 में टेस्ट हो नहीं सकना, ठीक है। और FAR 1 वालों को एक और पास पेपर भी देना था ना उन्होंने, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। एनीवेज क्वेश्चन 1 आपका फाइनल अकाउंट्स में इसमें से आईएस 41 में से आया था। उसके बाद देखें जी, कंसोलिडेशन के अंदर उसने मार्क्स कितने पूछे हैं, ठीक है, और सवाल कितनी जगह पे पूरा हो गया। खैर 1 मार्च पे वो कहता है कलाकंद लिमिटेड ने 6 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए, ये अब कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है, और उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। क्या होता है, ज़ाहिर उस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कहता है पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑप्शंस बताओ फॉर अकाउंटिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन FL शेयर्स। अब थ्योरेटिकली थोड़ा सा उसने इसको पूछा 7 नंबर का, और QL सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या करेगा, वो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करा गया, ठीक है। तो ये IAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और कंसोलिडेशन, इसको मिलाकर थोड़ी सी बात इसने बहरहाल यहाँ पर की है, 7 से 15, 7 और 8, ठीक है जी। तो 15% शेयर्स हैं, ठीक है जी, और प्रिवेलिंग फिर अब ये IFRS 15 में उसने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो IFRS 15 में उसने इसको अकाउंट फॉर, IFRS 9 में अकाउंट फॉर कराया। इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी आपके पास मौजूद है, थोड़ी सी इजाफे के साथ इस दफ़ा, ठीक है। एनीवेज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से 7 नंबर उसने पूछे, और फिर उसने कहा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन एडिशनली एक्विजिशन के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें भी बेची हैं, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होगा। तो बहरहाल ये IFRS 9 और थोड़ा सा उसने IAS 28 को मिस करने की कोशिश की। फिर खाजा लिमिटेड एक सवाल आया जिसके अंदर उसने डेफर टैक्स लायबिलिटी या एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल पोजीशन कहा। कितने नंबर का आ रहा है जी, 9। तो IAS 12 में से कितना पूछा इसने। हालांकि नॉर्मली मैं आपको बताऊं IAS 12 एक हाई मार्क्स वाला सवाल रहा है। 17, 16, 15, एक बार 10 हुआ था, फिर 17, फिर 4 भी आया था, और जगह मिक्स हुआ था, और उसके बाद 18 नंबर का पिछली दफ़ा आया था। तो इस बार उसने सिर्फ कितने नंबर का पूछा है, ये 8 है, 8 है, 10 है, 9 है, चलो ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पतीसा लिमिटेड आ गया जी। इन कॉन्टेक्स्ट हाउ अबव विल बी डेल्ट। अब ये आपको आप अगर देखें तो वो कहता है जी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रहे हैं। अब ये आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, कुछ छोड़ के नहीं जा सकते आप, ठीक है जी। और वो कहता है जी कि एक लीगल क्लेम आ गया जी केक लिमिटेड की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि पेटेंट के साथ कोई इन्फ्रिंजमेंट हुई है। उसके बाद कोई टेक्निकल रिव्यू और पेटेंट्स के साथ, मतलब ये कि वो ये कहना चाह रहा है कि केस हो गया हमारे खिलाफ, लूज होने के चांसेस इस तरह से हैं। उसके बाद लीगल एडवाइजर की कहानियां चल रही हैं, वो ये कहानी कह रहा है ये होगा वो होगा। IAS 37, IAS 10 इसमें से जो रेगुलरली टेस्ट करता है, यहाँ पर उसने 8 नंबर का ये सवाल भी पूछा। नॉर्मली अगर आप देखें तो 1037 में से कभी कभी ये काम करता है, लेकिन कुछ अरसे से अच्छा टेस्ट करता आ रहा था। इस बार इसमें से भी उसने थोड़ा सा कम टेस्ट किया, क्योंकि ज़रा चाह रहा था भी IAS 41 जा रहा है, उसने दोबारा टेस्ट कर लिया उसको। एनीवेज MCQs की तरफ आए तो IAS 21 जो आज मैं शुरू करवाने लगा हूँ आपको, ये उसका MCQ है, ठीक है जी, कि उन्होंने एक इन्वेंट्री खरीदी है USA से। अब ये फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड है, बहुत आसान ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस बढ़ गई है इसकी कुछ चीज़ें यहाँ से निकलने के बाद। एनीवेज उसके बाद एथिक्स, आपने कुछ जॉब के ऊपर रहते हुए अपनी सर्विसेज देते हुए कुछ एथिक्स का ख्याल रखना होता है। तो ICAP ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हैं, कोड ऑफ एथिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये उसमें से MCQ आया हुआ है। उसके बाद आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो जमात में गया हुआ तो पेपर में अभी देख रहा हूँ। एनीवेज सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल IAS 38 से उसने कहा है कि जी कौन कौन सी कॉस्ट किसी एसेट के अंदर ऐड होनी है। अभी IAS 38 भी FAR 1 में चला गया, फिर कोड ऑफ एथिक्स आ गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सेगमेंट IFRS 8 जो भी आपको दिखा के आ रहा हूँ, छोटा स्टैंडर्ड है, 5 से 6 दिन में होता है, लेकिन बड़ा सवाल भी इसमें से आ सकता है। MCQ बड़ा सवाल मैक्सिमम अप टू, इसका जो टेस्टिंग लेवल है वो मैक्सिमम अप टू 7-8 नंबर तक ही जाता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। उसके बाद IFRIC 1 IAS 37 के साथ आता है, जो एसेट इंस्टॉल किया उसको डीकमीशन डी इंस्टॉल करने की प्रोविजन बुक करते हैं। FAR 1 लेवल पे बस आपको कह दिया जाता है ऐड कर लो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, यहाँ पे पूरा उसके ऊपर 3 से 4 दिन का
टाइम लगाकर 5 दिन तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसमें हम सीखते हैं बाकायदा कि वो जो 10, 15, 20 साल बाद पेमेंट करनी है उसको आज लाकर डिस्काउंट करके ऐड करेंगे और फिर वगैरह वगैरह, डिस्काउंटिंग, अनवाइंडिंग, पता नहीं क्या कुछ होता है। इफ्रिक 1 37 के साथ पढ़ेंगे। फिर ये क्या है जी, एनडी वांट्स टू चेंज फाइनेंशियल ईयर एंड फ्रॉम 31 अगस्त टू 31 दिसंबर। ईयर एंड चेंज करने की बात हो रही है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर से एमसीक्यू आया है। फॉरेस्ट 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट का एमसीक्यू है और 38 इंटेंजिबल्स के अंदर आया। और एमसीक्यूज मतलब इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एमसीक्यू जैसे होते हैं। उसके बाद IFRS 15 का ये सवाल लग रहा है मुझे। कहता है जी मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन है और सेल करते हैं मशीन 4 मिलियन पर यूनिट अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट। IFRS 15 से ये सवाल आया, ये जलेबी लिमिटेड का, ठीक है जी। 16 नंबर का ये सवाल आया, IFRS 15 से आया। पिछली बार IFRS 15 को उसने थोड़ी कम लिफ्ट कराई थी, तो इस बार फिर उसने थोड़ी सी ज़्यादा लिफ्ट कराई। देखें 8, लेकिन 2 अटैम्प्ट से पिछली दफ़ा गायब कर गया और फिर अब 16 नंबर दे दिए उसने। इंपॉर्टेंट था इस दफ़ा, एक्सपेक्टेड था। उसके बाद बर्फी लीजिंग लिमिटेड, लीज का सवाल आया 15 नंबर का। बहुत इसके ऊपर शोर शराबा हुआ, आपने सीनियर से सुना होगा कि समझ नहीं आ रही थी, ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है, वगैरह वगैरह। जाहिर है टॉपिक आएगा, पढ़ेंगे, देखेंगे क्या हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, नॉर्मली 9 सवाल होते हैं, मैं भी आपको पेपर पैटर्न के अंदर बताता हूँ, देख भी लिया आपने, ठीक है। आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी थी। अगेन कंसोलिडेशन का सवाल, कंसोलिडेशन सीखते हुए तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कंसोलिडेशन का सवाल भी एक ऐसा सवाल हुआ करता है जो आपको खामखा कुछ किसी का ना भी दिल कर रहा हो ना नंबर लेने का, उसको भी हो 70 से 80 नंबर दे के जाता है। क्योंकि अगेन कंसोलिडेशन के अंदर भी रिकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं कि जो हर दफ़ा रिपीट होनी है, वो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हम सारों को कर लेते हैं काबू, तो वो 70-80% सवाल तो हर सूरत में ही सही हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अकाउंटिंग आपको आती है। FAR 1 मुश्किल थी, क्योंकि आप इंट्रो के अंदर पता नहीं क्या कुछ, कोई एग्जामिशन लेके आ जाता है, कोई चॉइस में चीज़ें छोड़ के आ जाता है, और MCQ में अकड़ बकड़ करके आ जाता है। ये सारे मसले मसाइल लेकर FAR 1 में आने वाला बच्चा FAR 1 को जब पढ़ लेता है तो FAR 2 उसके लिए बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो अल्लाह ने चाहा तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा ये। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने इसको लेट गो नहीं करना। चीज़ें छोटी छोटी हैं और ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ों को काबू करने के लिए आपको रिवीजन्स रेपिटेटिवली करनी पड़ेंगी, ठीक है। वीकेंड के ऊपर जो टॉपिक पूरा हुआ उसको क्विकली रिवाइज कर लिया, फिर टेस्ट के अंदर अच्छे से अपीयर होना है और कोशिश करनी है कि घर पे भी प्रैक्टिस करते हुए डे 1 से ही मार्क्स इंटू 1.8 करके ही करें। किसी वक्त का इंतज़ार नहीं करना, वक्त आज आ गया। तो रूटीन ये रखनी है आपने कि क्लास वाला जो क्लास वर्क होगा उसको रीडू जाके फौरी तौर पे करना है बगैर देखे, और उसके बाद होमवर्क वाले सवाल को भी बगैर देखे करना है। अच्छा, परेशान ना हो, एक चीज़ से निकल आए। बगैर देखे सवाल करेंगे, सर गलत होगा, फिर दोबारा करेंगे, भाई उसके लिए आपको एक ऑफर पहले दिन ही दे रहा हूं मैं। आपने बगैर देखे सवाल किया, बम्पर ऑफर है, बगैर देखे सवाल किया, 70% सवाल आपका ठीक हो गया, आपने उसको दोबारा नहीं करना। 60% से ऊपर सही है, दोबारा नहीं करना। देख लिया ना गलती है, अब ये ज़हन में बिठाना है, ये गलती मुझसे हुई थी, अगली बार जब मैं रिवीजन में इस सवाल को करने आऊंगा, तो जब भी रिवीजन करूंगा, इस सवाल करूंगा, तो मैं फिर उस वक्त ये गलती इंशाल्लाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ओके, ठीक है। तो अब बम्पर ऑफर है, इसलिए सोल्यूशन जिंदगियों से निकाल देना है आपने, ठीक है। करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे, ओके। चले, अच्छा जी, तो अगेन इस सवाल पूरे के अंदर मैंने सिर्फ इस सवाल को आपकी क्लास में आने से पहले सवाल को, ये पेपर था तो जमात में, लेकिन दिल तो डुक 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 कर रहा होता है ना। तो जिस दिन पेपर हुआ उस दिन पेपर मंगवाया तो साथ सिर्फ रिक्वायरमेंट्स देखी, लेकिन इन सवालों को ना ऐसे जरा गो थ्रू क्विकली किया, यूं करके नो इशू नो इशू नो इशू नो इशू करके यहाँ पे पहुंचे थे। एक चीज़ ही ऐसी नहीं थी जो ना पढ़ी है बच्चों ने। कई दफ़ा ये एडजस्टमेंट जो आपको नजर आ रही है, ये पता नहीं कितने सवालों का, आई कैप के हर पास पेपर में ये एडजस्टमेंट पड़ी हुई है, हर पास पेपर में। कोई इल्ला माशाल्लाह को एक सवाल रह जाए, जो रिसेंट सवाल आप उठाकर देखो पिछली 5, 6, 7 अटेम्प्ट्स के, हर सवाल में मेरे ख्याल में कोई एक आधा रह गया हो तो रह गया, वरना हर सवाल में एडजस्टमेंट है, और उसके अंदर मोटी मोटी 4-5 चीज़ें हैं। तो कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ आप आसानी से कर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ FAR 1 मुश्किल था, FAR 2 उसकी निस्बत आसान है, लेकिन मेहनत ज़रा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। छुट्टी बस नहीं करनी, जिस दिन छुट्टी करोगे ना उस दिन बड़े बड़े टॉपिक्स हैं,
IFRS 16 लीज है, 16-17 दिन 15-16 दिन लग जाते हैं। अब वो लीज का टॉपिक चल रहा था, बीच में एक दिन छुट्टी कर ली, अब उसके बाद आ रहे हैं, अब उस दिन मैंने पढ़ा दिया लेसर की लीज में ऑपरेटिंग फाइनेंस के रूल्स, अब उसके बाद फिर बैठे हैं। अच्छा समझ आ भी जाए ना, नेचुरली दिमाग में रहता है, पता नहीं उस दिन क्लास में क्या कहा होगा सर, जो मुझे अब समझ नहीं आ रहा सवाल, हालांकि सबको समझ नहीं आ रही वो चीज़, पर्चे के अंदर ये चीज़ ज़हन में रहेगी, तो छुट्टी बस नहीं करनी, वैसे ही छुट्टी दे दी आपको तो मैंने हफ्ते वाले दिन की, ठीक है। लेकिन साथ मैंने लिख दिया था कि ओकेजनली हफ्ते वाले दिन एक्स्ट्रा क्लास हो जाया करेगी, वो हम आराम सुकून से देख लिया करेंगे, जो टाइमिंग का हिसाब होगा कभी कभार और यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी। वरना इनफैक्ट तो मैंने को आधा घंटा क्लास के टाइम को बढ़ा लिया है हफ्ते के अंदर, क्योंकि मैंने आपकी क्लास का टाइम 2.5 घंटे रखा है। बहरहाल मैं 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सच्ची मुच्ची वाली ब्रेक दूंगा। एतबार है नहीं मेरे पे आप लोगों को इस मामले में? नहीं है, नहीं सच्ची मुच्ची दूंगा। देखें मैं चाहता हूँ, मैंने बेसिकली इनको कहा था कि आप यूँ कर लें, जोहर से पहले 1.25 घंटा मुझे दे दें, आधा घंटा जोहर की ब्रेक और जोहर के बाद करें, लेकिन इनको पता नहीं टाइम टेबल जब इन्होंने बनाया तो इकट्ठा ही कर दिया। तो कोई बात नहीं, मैं आपको 5 से 7 मिनट की मुकम्मल 10 मिनट तक का गैप रखेंगे ना, ब्रेक दूंगा, मैं क्लास से निकाल दिया करूँगा सबको, खुद भी निकल जाया करूँगा, ऐसे जाके फिर वापस आ जाया करेंगे, ताकि थोड़ा सा फ्रेश होके पढ़े। ये फिर इंशाल्लाह आप पे 2 घंटे की क्लास भी बोझ बनती है, ये इंशाल्लाह नहीं बनेगी, उल्टा आप एंजॉय करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और 1 महीना पढ़ने के बाद फिर असेस कर लेंगे कि कितनी दफ़ा सैटरडे को आना पड़ सकता है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उम्मीद है कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपने ज़्यादा करनी है, रिजल्ट्स अच्छे शो करने हैं आपने, ठीक है ना, करेंगे ना इंशाल्लाह कोशिश। चले अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये दोनों टॉपिक्स हुआ करते थे। नंबर 1 IS 38 हुआ करता था, किसी ज़माने में ये चैप्टर 1 हुआ करता था, और IS 41 फिर हुआ करता था, और फिर हम IS 21 पे आया करते थे। अब ये दोनों टॉपिक्स तो आपको जुदाई आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी इनकी, तो फिर हम IS 21 से स्टार्ट करेंगे आज अपना काम, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मैं कर दूं, अगेन पैटर्न इज़ सेम, 100% सेम पैटर्न है इस पेपर का भी, ठीक है। इसके अंदर भी अगेन 9 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी, जिसमें से 6 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए के अंदर है, ठीक है जी। 6 क्वेश्चंस जो है आपके वो सेक्शन ए में होंगे, और अगेन इसमें मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स। लेकिन जहन में रखिएगा FAR 1 की तरह से इसमें एक सवाल लाजमी MCQs का होता है, इसलिए गुंजाइश नहीं है, कोई भी चीज़ होगी हमने उसको हर लिहाज से हर तरह से कम्प्लीटली पढ़ना है। IS 21 की अकाउंटिंग सीख ली आपने, थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं सीखी, और उसने पूछी 4-5 नंबर के MCQs लिए, फिर क्या करोगे? तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इनसे गड़बड़ भी हो सकती है और बचत भी हो सकती है, तो गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो 10 मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स के सवाल होंगे, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स, और इंक्लूडिंग वन क्वेश्चन ऑफ MCQs, ठीक है जी। और उसके बाद 3 क्वेश्चन जो हैं वो अगेन उसी तरह से जैसे इस दफ़ा भी था, 3 सवाल आए थे ना आपको कैश फ्लो का, इतना आसान सवाल, ऐसा लगता था कि पास पेपर्स को उसने जोड़ के नया पेपर बनाया है ना, क्या ख्याल है? कोई बात नहीं यार, एक आधी एडजस्टमेंट बरकत के लिए होनी चाहिए बीच में, वरना पेपर कैसा पेपर होता है। तो वैसे मैं आपको बताऊं, ये ICW वाले हो गए, SCCA वाले हो गए, ये ऐसे ही करते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। अच्छा सवाल था, ऐसे ही होना चाहिए। ये थोड़ा ही है कि बच्चे की नर्व्स टेस्ट करो 3 घंटे के अंदर क्या करता है, जो जंग लड़ानी है, आप कॉन्सेप्ट सिखाओ उनसे, ठीक है जी। तो खैर एनीवेज, IS 8 का सवाल था, थोड़ा लेंथी था सवाल, लेकिन अच्छा सवाल था। तो उसके बाद रेशोज़ का सवाल था, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में तुक्के लग ही गए होंगे, 2-3 तो लग ही जाते हैं। देखें MCQs वाला सवाल मैंने कहा था आएगा, पहले दिन है आया ना, हाँ जी। उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर का सवाल भी आ गया। तो इन्ना क्यों होता है हुन होर की, मतलब है रिवैल्यूएशन वाला भी आया था, वाह वाह सुभान अल्लाह। है EPS नहीं आया? तो EPS मैंने कहा था कि आएगा, मैंने तो नहीं कहा था, मेरे गैस में नहीं था वो।
असल में वो पिछली बार आ गया था ना, ठीक है। ओके एनीवेज, अब आ जाएगा, अब आएगा। ईपीएस से कहाँ बचोगे? ईपीएस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, पिछली बार उसने रेशियो टेस्ट कर लिया FAR 1 में, अब वो कहेगा यार ईपीएस पिछली बार भी नहीं हुआ, दूसरे एग्जामिनर से कहेगा ओके ईपीएस चेक करो अच्छा सा करके, बस यहाँ पे तो फिर वो अच्छे से नोट्स भी बनवाएगा आपसे, बड़े हो गए अब आप। तो सेक्शन बी में आपके मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स, लेकिन 20 के आते नहीं है, हो भी जाता है कोई एक आधा, नॉर्मली 17-18 नंबर तक का सवाल होता है, मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स, ठीक है जी। तो अगेन पैटर्न वही सेम है, ठीक है। किताब ही आपकी होगी, उसी किताब के अंदर आपके आईकैप के पास पेपर्स भी होंगे, क्वेश्चन बैंक भी आईकैप के होंगे, और कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, इलस्ट्रेशंस भी होंगी। तो किताब जब आ जाएगी तो आप ले लेंगे, फिलहाल जब तक किताब नहीं आएगी आपको हैंडआउट्स मुहैया किए जाएंगे, ठीक है जी। चल अच्छा जी, तो वही करते हैं बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, भैया आपका क्या नाम है? हाँ आपसे पीछे कोई नहीं बैठा। जवाद, सर जवाद, सर जवाद तो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा अच्छा, आप जवाद, ठीक है। अच्छा जी, जवाद भाई के पास ना जी $8 जेब में, चेक करो साथ वाले भाई हैं भी सही के नहीं। सिर्फ $8, सिर्फ $8 थोड़ी होते हैं, डॉलर सिर्फ थोड़ी होते हैं, है ना। क्या है जी $1 का रेट, जरा चेक करना भाई, वैसे ही बता दो, किसी को पता है तो अंदाजा बता दो। है 250 सी, ओके 285 इज इक्वल टू ₹285। $1 285 का है। अच्छा जी, तो मेरा आपसे सवाल है, रिक्वायरमेंट है, लो ये सवाल भी बन गया। रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ मच रुपीज, हाउ मैनी रुपीज, माची होना चाहिए था वैसे, चलो, आर इन हिज पॉकेट। रुपीज तो नहीं है, लेकिन कन्वर्ट करके मुझे बताओ कि जवाद भाई की पॉकेट में कितने रुपीज हैं। स्टैंडर्ड खत्म करें ना, स्टैंडर्ड खत्म करें। हाँ अब हमने क्या कहा जी, $8 है, और हर डॉलर हम जब जाएंगे मनी चेंजर के पास, हम जाके क्या कहेंगे, भाई ये $8 है मेरे पास, मुझे इसके बदले में पाकिस्तानी रुपीज दे दो। तो कहेगा ठीक है, उधर से तुम $1 दोगे, इधर से मैं 285 रुपए तुम्हारे हवाले करूंगा। इसका मतलब 285 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज डबल टू, माशाल्लाह 2000 रुपये है भाई, सिर्फ $8 थोड़े ही है, यशी लग गई आपकी तो भाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल सी कन्वर्जन सिखाई है, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन करेंसी, देखें हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की लोकल करेंसी फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर 3 तरह की करेंसीज जो हम समझेंगे होती हैं, ठीक है। एक को कहते हैं फंक्शनल करेंसी, दूसरी होती है फॉरेन करेंसी, और एक प्रेजेंटेशन करेंसी भी होती है। लेकिन इन बातों में अभी आपने नहीं उलझना, अभी सादा सी बात है, एक लोकल करेंसी है और एक फॉरेन करेंसी है। हम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो हमारी लोकल करेंसी क्या है, रुपीस, पाकिस्तान करेंसी रुपीस, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी करेंसी है, चाहे वो डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, दिरहम हैं, दिनार हैं, वट एवर, वो हमारे लिए क्या बन गई, फॉरेन करेंसी, ठीक है। लोकल करेंसी और वो फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, ये फिर बाद में इंशाल्लाह देखेंगे, पहले कैलकुलेशंस सीख, ठीक है, थ्योरेटिकल बातें, ओके। तो सादा सी बात जी आपके सामने आ गई। अच्छा, अब नोट्स मौजूद है आपके पास, नोट्स मौजूद, चलो जी, पहला सवाल जो है ना जी आपका होमवर्क, बिस्मिल्लाह ही हमने होमवर्क से किया, ठीक है। मैं आपको दूसरा सवाल कराऊंगा। अच्छा, अब एक काम करें, थोड़ा सा ना ज़रा गियर तब्दील करके इस दफ़ा चलेंगे ना, ठीक है।
ये सवाल आप पढ़ें, आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, पढ़ें और कम से कम दिमाग में इसका कुछ खाका बनाएं। बस ठीक है, मैंने इतना ही पढ़ाना था, पढ़ा दिया, समझो, बस कहानी खत्म, गोली करा के मैं गया, बस पर्चे में आ गया सवाल। रिकॉर्ड करें जर्नल एंट्रीज, दिमाग के अंदर कुछ करें, शाबाश। भाई क्लास का टाइम क्या है? 11:55 तक है, 50 तक, अभी 2-4 दिन लगेंगे सेट होते, टाइम याद होते। आप पढ़ें, ज़रा देख लूँ। जी बच्चों, कुछ जहन में आती है बात? चलें शुरू करते हैं जी काम। बशीर लिमिटेड हैविंग ईयर एंड ऑफ 30 जून buys goods from an overseas supplier on 1st May 2008। 30 जून इसका ईयर एंड है और इसने चीजें खरीदी हैं ओवरसीज सप्लायर से 1 मई 2008। द गुड्स आर प्राइस्ड एट $230। टोटल प्राइस इनकी कितनी है? $230 और पेमेंट जाकर हो रही है 31 जुलाई को। अब ये मामला स्पेसिफिकली बनाया गया इस सवाल के अंदर, वरना पिछले सवाल को मैंने क्यों होमवर्क कर दिया? आपका 31 दिसंबर 2008 ईयर एंड है, 1 अप्रैल 2008 को आप चीज़ें खरीदते हैं और उनकी पेमेंट भी ड्यूरिंग द ईयर ही हो जाती है। तो ये सिंपल सवाल है, मैं इससे एक स्टेप आगे ले गया हूँ, बल्कि पहले यही ना कर लें, आसान सवाल है, पहले ये करते हैं। चलें कोई नहीं, होमवर्क क्लास वर्क कर लेते हैं इसको जी। 1 अप्रैल 2008 पे अंजुम लिमिटेड बायज गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर। द गुड्स आर प्राइस्ड एट, ओ इंट्रोडक्शन तो हमने किया ही नहीं आपस में, कोई बात नहीं, चलेगा, हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी। अच्छा जी, on 1 April 2008 अंजुम लिमिटेड बाइज गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर। द गुड्स आर प्राइस्ड एट 540। पेमेंट इज मेड ऑन 31 मई 2008। तो 1 अप्रैल 2008 को हमने एंट्रीज करनी है, कह रहा है रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग कंपनी ईयर एंड इज 31 दिसंबर। और एक बात और भी लिखी होनी चाहिए, मैं लिखना शुरू कर देता हूं ताकि इसकी तैयारी शुरू हो जाए। थ्योरी ऐसे ही बहाने बहाने से पढ़ते होते हैं ना हम, ठीक है? तो अंजुम कहीं यार लिखा होना चाहिए वो वाले जुमला जो मैं बताना चाह रहा हूं। कहीं लिखा हो तो फिर मैं लिखने लग जाऊंगा, टेंशन ही लेनी। इस सवाल में होगा, ये देखें जी, MZA a company incorporated in Pakistan was involved in foreign transactions, नहीं लिखा। चले बहरहाल अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, ये इसलिए कि तैयारी शुरू हो जाए हमारी, ठीक है? अब अंजुम लिमिटेड पाकिस्तान में, ये बात लिखी नहीं क्योंकि बुनियादी बात यहाँ पे सिखाई जा रही है, टेक्निकल बातें इसलिए लिखी नहीं गई। बहरहाल पाकिस्तानी कंपनी है और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अंजुम इज़ अ पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज पाकिस्तान रुपीज़। लोकल करेंसी भी यही है, फंक्शनल भी यही है। अब फंक्शनल करेंसी कौन सी है? ये वो करेंसी है जिसमें आपने जर्नल एंट्रीज करनी होती है। कहानी खत्म, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर थ्योरेटिकली इसको पढ़ेंगे, फिलहाल सादा सी बात, ठीक है? तो जिस करेंसी में हमने जर्नल एंट्रीज करनी है वो करेंसी हमारी फॉरेन फंक्शनल करेंसी कराती है और नॉर्मली वो लोकल करेंसी होती है। फिलहाल आपके लिए इतना काफी, इससे आगे मैं नहीं पढ़ा रहा ये बात, ठीक है? इसके ऊपर टेस्ट हैं बाकायदा, थ्योरेटिकली इसको पढ़ेंगे, फिलहाल सादा बात, ठीक है? कि जिस करेंसी में आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी होती है, नॉर्मली वो लोकल करेंसी ही होती है, ठीक है? तो मैं अब हर सवाल में ये लिखना शुरू कर देता हूं। फंक्शनल करेंसी ऑफ अंजुम लिमिटेड is
ये अपनी तरह से लिख रहा हूं, ये सवाल में नहीं लिखा हुआ था भाई, ये सारी चीजें भी सेट करनी पड़ेंगी, अब हमारे हिसाब से नहीं है। फंक्शनल करेंसी ऑफ अंजुम लिमिटेड इज पाकिस्तान करेंसी रुपीज। ठीक हो गया, सही है। अब यानी मैंने जर्नल एंट्रीज जो हैं वो करनी है PKR में, और मेरे पास तो ट्रांजैक्शन के अंदर डिटेल क्या गिवन है, 200 नहीं $540 की ये चीज है। अब डॉलर में तो एंट्री कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज पास करें। क्या करें जी, तो किस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है, 1 अप्रैल 2008। नाउ दिस डेट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन डेट। क्या है ये, ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, अभी लिखता हूं वहां पे जाके, आप बेशक लिख लीजिएगा। तो 1 अप्रैल जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्रीज है फॉर द ईयर एंडेड, बल्कि पूरी ट्रांजैक्शन की करनी है। ठीक है, तो ईयर एंड क्या लिखना बस फिर। ठीक है, पिच का मुआयना कर रहा हूं मैं जी। तो जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं हमसे जी 1 अप्रैल 2008 पर आपने चीजें खरीदी हैं, तो परपेचुअल वाली एंट्रीज कर लें, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, है ना। नहीं ना, 1 अप्रैल को चीजें खरीदी हैं, पैसे तो जाकर दे रहे हैं 31 मई पे, तो इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। तो एंट्री तो पूरी करें ना, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिटर क्रेडिट, ट्रेड पेएबल क्रेडिटर। ठीक है, ट्रेड पेएबल क्रेडिटर क्रेडिट हो गया। अब डेबिट क्रेडिट, मसला क्या है, फंक्शनल करेंसी क्या है, PKR। फंक्शनल करेंसी क्या है, पाकिस्तानी करेंसी रुपीज। तो जर्नल एंट्री उसी में करनी है, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर कितने डॉलर्स का सामान खरीदा, और $1 इस दिन, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है, कितने का सवाल बताएगा हमें, हमने थोड़े कहीं निकल के जाना है, खुद से अज्यूम थोड़े करना है, सवाल में गिवन होगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2008 पर $1 इज इक्वल टू 112 रुपीज। अच्छे जमाने की बात, तो 112। आंसर क्या आया, 60, डेबिट 60480, क्रेडिट 6048। चलो, तो ये क्या किया है जी हमने, ट्रांजैक्शन डेट पर, अल्फाज पे गौर करना है, IAS 21 पढ़ा रहा हूं मैं बहाने से। ट्रांजैक्शन डेट पर स्पॉट रेट के ऊपर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। ट्रांजैक्शन डेट क्या थी, 1 अप्रैल, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई। तो ट्रांजैक्शन डेट पर उस स्पॉट पर उस दिन का रेट कहलाता है स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट उस दिन जो था 112, उस पे हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, यानी हमने कन्वर्ट किस करेंसी रेट पर किया, स्पॉट रेट पर। ट्रांजैक्शन डेट वाले स्पॉट रेट पर कन्वर्ट करके हमने एंट्री पास कर दी, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। कोई मसला। अच्छा, अब अगली बात, वो कह रहा है पेमेंट 31 मई को हमने कर दी थी, तो 31 मई 2008। अब इधर देखिएगा जरा, जब पेमेंट होगी तो पेमेंट की क्या एंट्री होती है, पेमेंट क्रेडिटर को करोगे तो क्या एंट्री करते हो, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, ऐसे ही है। तो मैंने यहां पर लिखा आकर क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट, नजर आ रहा है, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन एक लाइन छोड़कर लिखा करेंगे ये, उसकी वजह आप बता दें क्यों, ये क्यों मैंने किया ऐसे, क्योंकि रेट जो है ना फ्लक्चुएट होता है, करेंसी का रेट फ्लक्चुएट होता है ना जी। आपने अगर हमारे ऊपर कर्जा है ना, तो कर्जा डॉलर्स में है,
अब अगर करेंसी रेट चेंज होता है तो कर्जा भी हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जिस जिस ट्रांजैक्शन को जिस रेट पर रिकॉर्ड किया था, जब सेटल करने जाएंगे तो वही रेट अगर नहीं है तो फिर हमें एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन का सामना है, और उससे एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है, नुकसानदेह भी। पता चलता है कैसे करेंगे। अब देखें हमने क्या करना है। सबसे पहले जब भी सेटलमेंट होगी, क्या सेटलमेंट मतलब दूसरी चीज का पता लगा। ये डेट कौन सी डेट है जी? सेटलमेंट डेट। ये कौन सी डेट है? सेटलमेंट डेट। दो डेट्स आ गई मेरे सामने, ठीक है जी, दो डेट्स मुझे पता लगी। 1 अप्रैल इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन डेट और 31 मई इज कॉल्ड सेटलमेंट डेट। इन दोनों डेट्स के ऊपर स्पॉट रेट चलेगा। जाहिर सी बात है, हमने $540 का सामान खरीदा लेकिन हमने उस दिन पेमेंट नहीं की। अब जब 31 मई को हमने डॉलर्स में पेमेंट करनी है तो मनी चेंजर के पास जाकर हमने जब डॉलर्स खरीदने हैं तो क्या उस दिन भी 112 रुपए का ही $1 है कि मैं चुप करके यहाँ पे 60480 से डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दूं? नहीं, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर गया है, ठीक है। तो 31 मई पे $1 कितने रुपए का हो गया? अच्छा, अब नुकसान की बात है, लेकिन अब फिलहाल ऐसे न सोचें, सादा सी बात है। स्टेप 1 में क्या किया करेंगे, हम हमेशा कैश को पहले लिख लेंगे। सेटलमेंट डेट पर जो कैश पे करना है उसके लिए डॉलर खरीदने पड़ेंगे ना, तो अपने घर से तो कैश लेकर जाएंगे मनी चेंजर के पास, उसको जाकर कहेंगे भाई हमें $540 चाहिए। वो कहेगा ठीक है, तुम उधर से 123 रुपए इधर मेरे टेबल पे रखो, मैं $1 तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। तो अगर $540 चाहिए होंगे तो कितना कैश रुपीज में कितना बना? तो ये देखो 540 इंटू 123, आंसर 66। अब इधर देखो, ये कैश हमारे जेब से चला गया, ठीक है। और क्रेडिटर कितने पर स्टैंड कर रहा था? तो 60480 से क्रेडिटर डेबिट हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? तो डेबिट साइड पर तो लॉसेज आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, ये तो होगा शॉर्टकट। लॉजिकली भी सोच लो, जिसको पे करना था 60 करना पड़ गया बैठे बिठाए, हमने और तो कुछ लिया नहीं, बैठे बिठाए हमें पे कितना करना पड़ गया? 66। तो जो 6 ज्यादा पे किया है ये किस वजह से किया है? एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएट होने की वजह से, ठीक है ना। अगर आपने कोई चीज उधार खरीदी हुई है तो एक्सचेंज रेट, अगर आपके पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, नुकसान है। और अगर आपने बेची होगी चीज तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। एनीवेज फिलहाल तो क्या हुआ है? नुकसान। जर्नल एंट्री बैलेंस करके भी बता रही है, और लॉजिकली सोचो तो भी नजर आ रहा है कि पे करना था 60, 2 महीने बाद, भाई 60 रुपए की चीज खरीदी थी ना 2 महीने पहले, 60,000 समथिंग राउंड करके बोल रहा हूं, 60 रुपए की चीज खरीदी थी। जब पेमेंट का वक्त आया तो हमें 66 पे करने पड़ गए। तो भाई जिसको 60 पे करने थे उसको 66 पे करने पड़े तो खुशी होगी ना हमें, हैं? खुशी नहीं होगी, गम की बात है, लॉस है। इस लॉस को कहा जाता है एक्सचेंज लॉस। क्या कहा जाता है जी? तो एक्सचेंज लॉस कहाँ जाएगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और ये मैंने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, कितना आता है? ये मैंने बैलेंसिंग लिखने की नाकाम कोशिश की है। हाँ, आई सेट होते हुए टाइम लगता है ना, अभी भी बैटिंग पे है। उनकी तो पहले से आई सेट थी। ओह सॉरी जी, बताइए। 5940, ठीक है जी। तो हमने ट्रांजैक्शन डेट पर स्पॉट रेट, ट्रांजैक्शन डेट वाला स्पॉट रेट उठाया और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, और सेटलमेंट के वक्त हमने फिर उस अपनी लायबिलिटी को सेटल जब किया तो फिर कैश में हमने स्पॉट रेट डाला, क्रेडिटर जितने पे स्टैंड कर रहा था उसको खत्म किया। बैलेंसिंग फिगर गेन भी हो सकती थी, लॉस भी। हमें क्या आ गया? लॉस। अच्छा यार, क्या उधार रखना, अभी से ही काम शुरू करो। फिर पीएनएल के अंदर क्या नजर आ रहा है जी? एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस कितना जी पीएनएल के अंदर? 5940।
40 रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, पीएनएल के रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, ओके। और बैलेंस शीट के अंदर कुछ नजर आएगा? बिल्कुल, आपकी इन्वेंट्री पड़ी होगी और इन्वेंट्री कितने पे नजर आएगी? इन्वेंट्री को कभी नहीं छेड़ना आपने। इसी तरफ अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, ठीक है ना। इन्वेंट्री अपनी जगह कायम रहेगी, क्योंकि छोड़े अभी, क्योंकि छोड़े, सादा बात, ठीक है। बल्कि इसमें भी एक्सट्रैक्ट्स बनाते ही नहीं, अगले में बनाता हूँ। खैर समझ तो आ गई है ना। चलिए अगला सवाल, वो आपने पहले ही पढ़ लिया, इस तरह मैंने बुनियाद पक्की की अभी फिलहाल, कि जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी, अभी आगे एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, ईयर एंड भी बीच में आ रहा है ना, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उस दिन का रेट पकड़ेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर सेटल करते हुए सेटलमेंट डेट का रेट उठाएंगे और फिर ट्रांजैक्शन को सेटल कर देंगे। रिसीवेबल भी हो सकता था, फिलहाल पेएबल था। रिसीवेबल वाला सवाल भी आ जाएगा, फिलहाल तो पेएबल वाला एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बशीर लिमिटेड जिसका कि ईयर एंड 30 जून है। भाई ये कुर्सी चेंज करनी पड़ेगी, ये घूमती नहीं है यहाँ पे। नहीं, अच्छा जी चलें, मैं तो बैठ जाऊंगा, घूमे या ना घूमे। बशीर लिमिटेड, इसके पाँव रखने की जगह भी नहीं है। नवी गड्डी से बह जाए ना बंदा, परेशान ही होता है ना। बशीर लिमिटेड हैविंग ईयर एंड ऑफ 30th जून buys goods from an overseas supplier on 1st May 2008। ठीक है जी, ओवरसीज सप्लायर से चीजें खरीद रहा है 1 मई 2008। ये 1 मई 2008 क्या है फिर? ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। और चीजें खरीदी गई हैं और जब पेमेंट उस दिन $230 की ये चीजें मंगवाई उन्होंने, ठीक है, बशीर ने मंगवाई, और पेमेंट जाकर कर रहा है 31 जुलाई 2008। लेकिन एक मसला क्या आ गया, इसका ईयर एंड क्या है? पिछले सवाल में ये मसला नहीं था, इस सवाल के अंदर ये मसला आ रहा है, ठीक है, कि आपकी ट्रांजैक्शन 30 जून आपका ईयर एंड है, ठीक है जी, 30 जून 2008, ठीक है जी। आपने चीजें खरीदी हैं, बशीर ने चीजें खरीदी हैं 1 मई 2008 पर। 1 मई 2008 क्या है जी? ये ट्रांजैक्शन डेट आ गई। ये तो मैं आपको बता चुका। और उसके बाद सेटलमेंट जाकर हो रही है 31 जुलाई पर। तो 31 जुलाई 2008 ये क्या कहलाता है? ये सेटलमेंट डेट। ये क्या है जी? सेटलमेंट डेट। अब बीच में एक नई चीज आन पड़ी, ईयर एंड। इसको रिपोर्टिंग डेट भी कहते हैं, इसको ईयर एंड भी कहते हैं, ठीक है जी। तो बीच में क्या आ गया आपके पास? ईयर एंड। स्पॉट यूज होना है, स्पॉट यूज होना है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। लेकिन अब जो बीच में ईयर एंड आ गया, इसका क्या करें? अब ईयर एंड के ऊपर हमने अपनी इस लायबिलिटी को देखना है। ईयर एंड पे जब आप 30 जून 2008 की शाम को सो रहे होंगे ना, आपके दिमाग के ऊपर एक बोझ होगा कि आपने 200 कितना था, $230 पे करने हैं। यह आपके दिमाग पे बोझ होगा। अब जाहिर सी बात है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप फिर फौरन क्या करोगे? ज़रब मारोगे। जैसे बाहर के मुल्क में जाके आप हर चीज़ का ज़रब नहीं लगाते। जूस पी रहे हैं, अच्छा जी इन्ने डॉलर दा है इनटू दिस, अच्छा हो इतना महंगा जूस, तो ज़रब आप लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर एंड के ऊपर बैठ कर इसको देखेंगे। और ये IAS 21 कहता है कि इसको आप कहते हैं ईयर एंड भी कहते हैं, इसको आप रीट्रांसलेशन डेट कहेंगे। इस पर क्या करेंगे आप? रीट्रांसलेट कर देंगे ईयर एंड के ऊपर, और गेन लॉस जो भी है वो आपने रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है जी। तो इसको बस सिखाने लगा हूं आपको, इसको रीट्रांसलेशन डेट भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये भी स्पॉट रेट जो ईयर एंड का होगा। तो सवाल करते हैं जी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। तो ईयर एंड हमारा क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंड बताएंगे जी? कोई बात नहीं, आप ईयर एंड की एंट्री ना करें, लेकिन ईयर एंड पे एक्सटेक्स बना दूंगा। पूरी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज कर, ईयर एंड की नहीं मांगी। क्या कह रहा है? रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्रीज फॉर दीज ट्रांजैक्शंस। तो ये सारी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। तो किस दिन हमने चीज़ें खरीदी बताएंगे? यकम मई 2008 पे। तो चीज़ें खरीदने की एंट्री क्या है? इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर, जो भी लिख दें, क्रेडिट। लेकिन मैंने वो आगे जुमला लिखा नहीं, समझे? लिखा हुआ है, आप लिख लें। फंक्शनल करेंसी क्या है जी? पाकिस्तानी करेंसी रुपीस। ठीक है, हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है? बशीर की फंक्शनल करेंसी क्या है? PKR। अगर फंक्शनल करेंसी PKR है तो फिर जर्नल एंट्रीज भी PKR में करेगा। ठीक है, तो कितने डॉलर्स की चीजें खरीदी हैं? 230। और अब 230 डॉलर्स पे तो एंट्री कर नहीं सकते। अब हम यकम मई 2008 का स्पॉट रेट ढूंढने गए तो सवाल में बता रहा है $1 125 रुपए का। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 125 से, आंसर आ गया 28750। तो ये जनाब हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी और इन्वेंट्री एसेट भी रिकॉर्ड हो गया। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। कोई मसला? पक्की बात? अब सेटलमेंट तो हो रही है जाके जुलाई में, लेकिन बीच में क्या आ गया? अब IAS 21 आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहने लगा कैसे सो रहे हो सुकून से, तुम्हें नींद कैसे आती है? $230 का बोझ है तुम्हारे ऊपर, वो भी डॉलरों में। 230 रुपए होते तो ठीक है, 230 रुपए ही दे रहे थे, पता ही है 230 रुपए देने हैं, लेकिन एक दिमाग में बात तो चल रही है ना, एक्सचेंज रेट तो हर लम्हे फ्लक्चुएट हो रहा होता है, हर रोज फ्लक्चुएट हो रहा होता है। तो 30 जून पे आकर आप फिर ये सोचोगे कि जरा, क्योंकि देखें बैलेंस शीट एज ऑन बनती है और बैलेंस शीट के अंदर आपने कुछ आइटम्स जिनको मॉनिटरी आइटम्स कहते हैं उस दिन के रेट पे रखना होता है। तो IAS 21 आगे बढ़ा, उसने कहा ये जो आपका क्रेडिटर है, ये जो आपकी लायबिलिटी है, इसको आप रीट्रांसलेट करो, बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो रेट है उस पर लेकर आओ, जो भी गेन लॉस है आज ही बुक कर लो। बात समझ आई? ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है? 30 जून पे आना है और 30 जून 2008 पे हमने 2 लाइनें छोड़कर एक वर्किंग करनी, इसको हम वर्सेस वाली कैलकुलेशन कहेंगे। लेजर भी बना सकते थे लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्सेस वाली कैलकुलेशन मतलब दिमाग में क्या है? आकर बिस्तर पर लेटे हैं थके हारे, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? $230 जो है वो डेविड को भेजना है। वो है ना, डॉलर है, डेविड को भेजने $230 का मार्कर मंगवाया था ना, पैसे नहीं दिए थे उधार। अब दिमाग में क्या चल रहा है? $230। अब 200 कितने 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 $230 देने हैं ना जी, $230। अब ये $230 125 के हिसाब से तो नहीं देने। आज अगर हमें वो हमारा सप्लायर कहे भाई अभी मुझे पैसे दे दो, तो क्या मुझे 125 रुपए का $1 मिलना है? नहीं, तो मैं जाऊंगा 30 जून बैलेंस शीट डेट पर क्या रेट प्रिवेल कर रहा है? $1 हो गया है 134 रुपए का, तो हमने इसको 134 से मल्टीप्लाई किया। पहला दिन हैवी तो नहीं हो गया? ऐसे ही गपशप की बजाय पढ़ाई शुरू कर दी। तो पढ़ाई करेंगे आज, वैसे रिलैक्स है थोड़ा, क्लास भी लेट शुरू हुई है और थोड़ा ब्रेक फिर आज कर रहने देते हैं ना, क्या करनी, ये तो कोई बात ना हुई। कभी कभी नहीं भी हुआ करेगी ब्रेक, कभी मतलब अच्छा मतलब पहला दिन पहले ब्रेक किया ना। अब 1.5 घंटे की क्लास हो, कितनी देर रह गई अभी क्लास में? 50 मिनट हुए हैं। कितना रहता है? यानी पूरा 1 घंटा रहता है। चलो ठीक है, इस सवाल के बाद फिर 5-10 मिनट ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, खैर आज ऐसी, आज मैंने पढ़ाना तो आज पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, आज ऐसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, गपशप लगा रहा हूँ। हाँ कुछ भी। अच्छा, 230 इंटू 134 किया, आंसर क्या आया? 30। अब 30820 को लड़ाई कराओ किससे? 28, ये क्रेडिटर ना, ये लायबिलिटी 28। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये है पुराना क्रेडिटर और ये है
नया क्रेडिटर। लायबिलिटी, पुरानी लायबिलिटी 28, नई लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को 28 से ले जाओ 30 पे, लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी का बढ़ना खुशियां लाएगा? नहीं। लायबिलिटी का बढ़ना खुशी नहीं, नहीं खुशी, गम है। ओ, सादा बात, ठीक है। अच्छा, ऐसे ना भी करें, सादा बात, क्रेडिटर 28 से 30 पे ले जा रहे हो तो क्रेडिटर बढ़ रहा है, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़े तो क्या होती है? क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर फिर कहां डालोगे? डेबिट। डेबिट क्या होता है? लॉस। ऐसे कर लो, लॉजिकली सोच लो, कोई मसला नहीं। तो लायबिलिटी 28 से उठाकर 30 पे ले आओ, क्रेडिटर को 28 से उठाकर 30 पे ले आओ, तो ये देखो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से? डिफरेंस बताओ जी। 2070 से क्रेडिटर हो गया क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट अब एंट्री बैलेंस करनी है ना, डेबिट। डेबिट क्या होता है? लॉस। वैसे देख लो, लायबिलिटी 28 से 30 पे गई तो लायबिलिटी बढ़ी। लायबिलिटी का बढ़ना गम, दुख की बात होती है, और अगर एसेट बढ़े तो खुशी की बात होती है। लायबिलिटी बढ़ी है तो इसको क्या कहेंगे फिर? एक्सचेंज लॉस। और एक्सचेंज लॉस कहां जाएगा? पीएनएल में। ये बैलेंसिंग लिख दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट भी आपने ये फिगर निकाली है ना, ठीक है, तो पीएनएल के अंदर क्या फेंक दो, ये डायरेक्ट ऐसे नीचे वर्किंग की हुई है ना, तो 2070 दोनों का डिफरेंस किसी एक जगह ब्रैकेट में लिख भी सकते थे, बहरहाल मैंने नीचे लिख दिया ना वर्सेस, ठीक है। अच्छा, अब कहानी खत्म, अगला साल शुरू होगा। ये मैं ईयर इस तरह कर देता हूं, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008। तो इस साल में तो ये ट्रांजैक्शन सेटल ना हुई, ठीक है। तो यूं करते हैं, इस साल के एक्सट्रैक्ट्स जरा पहले बना देते हैं, इसलिए मैं पिछली दफ़ा वो मैं रुक गया था ना एक्सट्रैक्ट्स बनाने से, तो इसकी एंट्री की जगह छोड़ देते हैं 30 जून 2008। और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट्स। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे 2008, 30 जून 2008 लिख दूं बस, 2008, 30 जून 2008। पीएनएल में क्या जा रहा है? इन्वेंट्री मैंने एसेट बनाया है, वो अगली बात नहीं बताई हुई, ठीक है ना। ये अज्यूम करेंगे कि नहीं बिका ना फिलहाल, ठीक है, इन्वेंट्री है, वो कॉस्ट ऑफ सेल में डालने की जरूरत नहीं हो, जब आएगी कॉस्ट वो एंट्री भी करेंगे परपेचुअल वाली दूसरी, फिलहाल छोड़े। जरा सादा बात एक समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको पीएनएल के अंदर क्या नजर आना है? बस ये एक्सचेंज लॉस, 2070 का एक्सचेंज लॉस आ गया। लॉस है, एक्सपेंस है ये, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अगर एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। थोड़ी जगह तंग है इसलिए मैं गेन अगर आ जाता है तो यहीं ब्रैकेट डाल के गेन लिख दूंगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स, करंट एसेट्स में आपको क्या नजर आएगा? इन्वेंट्री। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री नजर आएगी, और इन्वेंट्री कितने पर नजर आ रही है? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां बताना चाह रहा था, 28750। इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना आपने, क्योंकि इन्वेंट्री एक नॉन मॉनिटरी आइटम है। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट बीच में आ गया। मैंने फंक्शनल करेंसी की थोड़ी सी बात की थी, स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, अभी तो जुगाड़ कर रहे हैं, हाँ ना। फंक्शनल करेंसी पता लग गया जिसमें जनरल एंट्रीज होती हैं, वहां पे जाके यही लिखा होगा जनरल एंट्रीज इसमें करनी है, लेकिन फिर बताया गया होगा कौन सी करेंसी फंक्शनल करेंसी है, वो एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात होगी। उसमें कुछ प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं, कुछ सेकेंडरी इंडिकेटर्स हैं, पढ़ लेंगे, पहले पता तो फंक्शनल करेंसी का होता क्या है। ऐसे ही मॉनिटरी आइटम और नॉन मॉनिटरी आइटम, ये दो तरह के आइटम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि नॉन मॉनिटरी आइटम्स को ईयर एंड पे रीट्रांसलेट करने की इजाजत नहीं है। अब मॉनिटरी आइटम क्या होता है? मॉनिटरी आइटम की सादा अल्फाज में अगर मैं जटके अल्फाज में आपको समझाऊं ना, मॉनिटरी आइटम कहते हैं मनी रिसीवेबल और मनी पेएबल।
मॉनिटरी आइटम मनी रिसीवेबल है या मनी पेएबल है? क्रेडिटर मनी पेएबल, डेटर मनी रिसीवेबल, लोन पेएबल पेएबल, लोन रिसीवेबल मनी रिसीवेबल। बात समझ आ रही है? तो मनी पेएबल या मनी रिसीवेबल है तो ये क्या है? ये मॉनिटरी आइटम है। क्या इन्वेंट्री मनी रिसीवेबल है? एसेट तो है। हाँ, ये बिक कर मॉनिटरी आइटम बन सकता है। कैश में बिक जाए तो कैश खुद एक मॉनिटरी आइटम है, बिक जाए तो कैश में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, कैश में नहीं बिका, उधार पे बिका, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, तो फिर भी डेटर भी क्या बन जाएगा? मॉनिटरी आइटम। इस तरह से और मिसाल के तौर पे IS2 वाली इन्वेंट्री तो नॉन मॉनिटरी हो गई। I38 पहले जो हुआ करता था, मैं साथ मिसाल दिया करता था बच्चों को, अब चला गया ना उधर। चलो, आपने नहीं पढ़ा तो इंटेंजिबल एसेट छोड़ो, टेंजिबल एसेट तो पढ़ा हुआ है ना आप, PPE तो पढ़ा हुआ है ना। अब प्लांट एंड मशीनरी है, बाहर से नहीं मंगवा सकते? मंगवा सकते हैं। उधार पे नहीं मंगवा सकते? मंगवा सकते हैं। इसका मतलब यहीं पर क्रेडिटर की बजाय प्लांट एंड मशीनरी भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके साथ भी यही सेम हशर है, वो भी प्लांट मशीनरी डेबिट पेएबल क्रेडिट होगा। ईयर एंड के ऊपर पेएबल को तो रिट्रांसलेट करना है प्लांट मशीनरी को, क्योंकि प्लांट मशीनरी इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम, मनी रिसीवेबल नहीं है, एक एसेट है जिसने चल के फायदा देना है। हाँ, अगर उसको बेच दें तो फिर वो मॉनिटरी आइटम में कन्वर्ट हो सकता है। कैश आ गया तो कैश मॉनिटरी आइटम है, कैश नहीं आया उधार पे बेचा तो रिसीवेबल भी मॉनिटरी आइटम है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात मैंने की। फिर आगे एक्सेप्शन है। IAS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल था, IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल था, ये पढ़ेंगे किसी वक्त। फिलहाल सिर्फ सादा सी बात आपको की कि मॉनिटरी आइटम्स को ईयर एंड पे क्या करना है? रीट्रांसलेट। मनी रिसीवेबल है या पेएबल है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है या आपको कोई एसेट है जो कन्वर्ट होना, आपने सेटल करना है लायबिलिटी को इन द फॉर्म ऑफ कैश, या आपने रिसीव करना है एसेट को इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो ये कहलाता है मॉनिटरी आइटम। अगर कोई मॉनिटरी आइटम आपके पास ईयर एंड पे पड़ा है, फॉरेन करेंसी के अंदर है, तो रिट्रांसलेट करेंगे। नॉन मॉनिटरी आइटम है तो उसको रिट्रांसलेट नहीं करना, उसको स्पॉट रेट पर ही छोड़ना है जो ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर उसका रिकॉर्ड हुआ था। जिसका मतलब इसलिए तो ईयर एंड के ऊपर मैंने 30 जून के ऊपर ये क्रेडिटर को रिट्रांसलेट किया, इन्वेंट्री को तो छेड़ा ही नहीं। बात समझ आ गई? क्लियर है ये बात? बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मेन बात है स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड ही है, स्टैंडर्ड तो है नहीं, छोटा सा स्टैंडर्ड है। हाँ, 3 दिन का स्टैंडर्ड नहीं है। कैश को भी देखेंगे बेटा, अभी तो नहीं है ना बेटा। देखें, सादा बात, एक्रूड एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस पेएबल। ठीक है, आपने बिजली का बिल इंग्लैंड में पे करना है, अगर मिसाल ऐसा कुछ पेएबल है तो वो आपका मॉनिटरी आइटम है। ठीक है ना, मैं सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएंगे हम। अभी ये भाई ने क्या कहा था अभी आपने? कैश खुद पड़ा है, तो भाई आपके पास अगर डॉलर्स पड़े हैं, पाउंड्स पड़े हैं, दिरहम पड़े हैं, दिनार पड़े हैं, तो ये आपके पास क्या है? एक मॉनिटरी आइटम है। ईयर एंड पे ये रिट्रांसलेट होंगे। वो इंशाल्लाह बैंक डिपॉजिट वाला सवाल देखते हैं, आ गया तो ठीक है आज के दिन में। ठीक है, बिल्कुल कॉस्ट है 28750 इज द कॉस्ट। हम इधर ही बेचेंगे ना? नहीं, हम इधर ही बेचेंगे ना, तो सेल प्राइस रुपीस में होगी, तो वो तो गेन अगर है तो वो पीएनएल में चला जाएगा। और अगर 28 से भी कम इसकी एनआरवी होगी, उनका यार पता नहीं गलत चीज मंगवा ली है, एक्सपायर चीजें दवाइयां मंगवा ली हैं आपने, ये 28 की मंगवाई है, ये 20 की बिकनी है, तो फिर आप एनआरवी लॉस बुक करोगे जिसकी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। एक्सचेंज गेन लॉस नहीं आएगा, इन्वेंट्री पे नहीं आएगा, रिसीवेबल पेएबल पे आएगा। चलने दो, अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है, अभी तो देते हैं ब्रेक, अभी करते हैं ब्रेक अभी। ठीक है ना? अच्छा, अगली बात आ गया जी, वो दिन जिसका आपको इंतजार था, 30 जून जी 2000 और कर रहे हैं डांगा ना काट लिया करो। 30 जून 2009। ठीक है जी, कि नहीं परेशान है ना, सवाल करते रहना है ना, गपशप है बैठक में, ऐसे गपशप नहीं लगाते, ऐसे ही हमने पढ़ना है FAR2, ऐसे गपशप लगाते डांगा ना काट लिया करो। ठीक है ना? अच्छा, 31 जुलाई पे पेमेंट हुई और इस दिन 131 रुपए का एक डॉलर है, तो डॉलर है, क्रेडिटर ने सेटल होना है, तो क्रेडिटर डेबिट एक लाइन छोड़कर कैश। अच्छा, कोई कह नहीं जी मैं उत्ते लाइन छाड़ देनी है, थले तो नहीं खाली है, मर्जी है उसकी भाई, मैं तो आसानी की बात कर रहा हूं।
कि बस क्रेडिटर ने सेटल होना है तो क्रेडिटर डेबिट, कैश ने पे होना है तो कैश क्रेडिट, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या करना है सेटलमेंट के दिन, कैश लिखना है। वेरी गुड। ऐसी स्टेप्स छोटी छोटी चीजें ज्यादा हैं, बस इसमें ये ज़हन में रखना है जो तरतीब पे चढ़ा दे बस चलते जाना है आपने इंशाल्लाह। ठीक है ना, अब बस जिंदगी आसान है, अकाउंटिंग आपने सीख ली, अब बस ये स्टैंडर्ड सीखने हैं नए नए। अकाउंटिंग आती है, हर स्टैंडर्ड के अंदर कुछ नए रूल्स होंगे। अकाउंटिंग तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, अब तो 55 में आ गए। इंट्रो में आपने पढ़ा, FAR 1 में पढ़ा, FAR 2 जिसको कहते थे अब CR बन गया, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। सर ये कैफ का CR है जी। कितने डॉलर्स पे करने हैं बच्चों? 200, और $1 30 जून पर, नहीं फॉर द ईयर 30 जून है। एंट्री की डेट तो, अच्छा फिर मैं यहाँ पे डेट ही ना लिख दूँ, समझ तो आप गए ही होंगे, जगह कम है मेरे पास ना। ठीक है, तो क्या है जी, 31 जुलाई 2008 पर, ये अब अगला साल शुरू हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे चलो ऐसे लिख देता हूँ फिर भी ना कंफ्यूज हो ना। 30 जून 2009 में, हाँ लिखनी थी ना वो असल में बात और तरफ निकल गई, गप्पे लगाता रहा, ये लिखना तो भूल ही गया कि क्रेडिटर्स किस पे पड़े हैं, 28,750 पे है। नहीं, इसी को तो रीट्रांसलेट किया था, इसी को तो उठा के यहां पे लिखा था, पुराना नया, लायबिलिटी को उठाकर क्रेडिटर को ले जाओ। ये सारी बातें क्या कह रही थी कि क्रेडिटर उठाकर ले जाना है 30,000 पर, ये असल में इस पर आ चुका हुआ है। तो 30,000 जज़ाकल्लाह बेटा, तो ये असल में वो इन्वेंट्री को समझाते समझाते रंदा रह गया। नेक्स्ट, अगला साल आता है, पीस सेटलमेंट होने लगी है जी। बोलो 100, अब 131 यहां पर लिखा तो क्या आंसर है? हाँ 130, और क्रेडिटर किस पर पड़ा हुआ है इस वक्त? 30820। अब 3030 कॉमन हो गया, जरा मैं आसानी के लिए यूं बोलूंगा 800 और 100 अगर इजाजत है तो। अब जिसको पे करना था 820, उसको पे कर दिया 130। जिसको पैसे देने थे 820, 800 की बजाय 100 में ही जान छूट गई, तो गम आएगा ना आपको। ये खुशी की बात है, ये क्या है? खुशी की बात है। ठीक है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर 6। अब ये क्या है? एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज गेन, ये भी कहां जाएगा? ये भी P&L में ही जाएगा। ठीक है जी, तो एक्सचेंज लॉस है या गेन है, चलो यही गुजारा करें ना, जगह तंग है। 2009 वाले साल में, ठीक है, और ये कितना है जी? 690। अब क्या अज्यूम करें इन्वेंट्री? अब मैं अगर अज्यूम करूँ ना बिक गई है, तो मुझे P&L के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल भी शो करना पड़े, सेल भी शो करना पड़े, तो मैं बस यही लिख रहा हूँ कि अभी भी अनसोल्ड है। कोई एतराज तो नहीं? आप बिक ही नहीं रही, एहो जी चीज मंगवा ली, बिक ही नहीं रही, पड़ी है। खैर, आप ये ना कह देना करंट एसेट से उठा के नॉन करंट में ले जाएं। भाई इन्वेंट्री की इंटेंशन तो है ना फौरन बेचने की, अब वो साल ना बिके, 2 साल ना बिके, पड़ी रहे, तो क्या कर सकते हैं, करंट एसेट ही रहेगी। ठीक है ना, मैंने अज्यूम किया नहीं बिकी। अच्छा, सवाल की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था असल में, ये मैंने आपको समझाना था, वरना इस सवाल में एक्सट्रैक्ट्स नहीं मांगे गए। आगे जिन सवालों में एक्सट्रैक्ट्स मांगे गए हैं उनमें इंफॉर्मेशन भी पूरी की पूरी दी गई है। फिर पूरे एक्सट्रैक्ट्स बन सकते हैं, फिर उसमें एंट्रीज हो सकती हैं, सेल की भी, कॉस्ट ऑफ सेल की भी, सारा कुछ हो सकता है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, ओहो, क्रेडिटर कितना आया? ओके या सोखे, ओके, ये सवाल असी कर लिया। यहाँ पे भाई अगर आप आमिर भाई पार्ट 1 क्लोज कर देना तो हम थोड़ी सी ब्रेक कर लें।